हेलो। इस वीडियो में मैं एक नए बील को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है बी माई फेवरेट। और यहाँ मैं इसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसके पहले पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया गया इस कहानी के फर्स्ट मेन लीड रोल को, जिसका नाम होता है कवि। और उस दौरान कवि ने अपने हाथों में एक तस्वीर पकड़ रखी थी और वो कह रहा था कि जिस लड़की को मैं प्यार करता था अब उसकी शादी किसी और से होने वाली है। और उसने कहा कि जिससे उसकी शादी होने वाली है उस लड़के को मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। और कवि के इतना कहते ही सीन गया आज से 12 साल पीछे, जहाँ हमें दिखाया गया इस कहानी के सेकंड मेन लीड रोल को, जिसका नाम होता है पीसेंग। और वहाँ हमने देखा कि जो पीसेंग था वो अपने कॉलेज में काफ़ी फेमस था क्योंकि वो काफ़ी गुड लुकिंग था और वहाँ की लड़कियाँ उसे काफ़ी पसंद करती थीं। लेकिन उस दौरान वहाँ पर कवि भी मौजूद था और कवि कह रहा था कि यहाँ पर सभी लोग इसके दीवाने हैं लेकिन मुझे ये लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे इससे नफरत है। और कवि पीसेंग को नापसंद करता था। इसकी वजह ये थी कि वहाँ कॉलेज में एक लड़की थी जिसे कवि पसंद करता था और उस लड़की का नाम था पियर माई। और कवि उसका सीक्रेट लवर था। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कवि और पियर माई की कहानी अधूरी रह गई। और दरअसल हुआ ये था कि एक बार वो सभी एक ऐसा गेम खेल रहे थे जिसमें उन्हें एक पर्ची उठानी थी और उस पर्ची में जिसका नाम आता उन्हें उसका सीक्रेट दोस्त बन के रहना था। मतलब उसे सीक्रेटली उसका ध्यान रखना था, उसे इम्प्रेस करना था, मतलब जितना कुछ कर सकते हो करना था। और उस दौरान हमने देखा कि पियर माई ने कवि को कहा एक पर्ची उठाने के लिए। और इसके बाद पियर माई ने कवि को बताया कि इस पर्ची में जिसका भी नाम आया तुम्हें उसका सीक्रेट दोस्त बन के रहना है, मतलब उसे पता नहीं लगने देना है लेकिन तुमने उसका ख्याल रखना है, उसे खुश रखना है। और इस हफ्ते के आखिरी दिन में हमने ये रिवील करना है कि कौन किसका सीक्रेट बडी है। और इतना कहने के बाद पियर माई वहाँ से चली गई। और पियर माई के जाने के बाद कवि ने उस पर्ची को खोल के देखा तो उस पे पियर माई का ही नाम लिखा था। तो ये बात जानकर कवि काफ़ी खुश हुआ क्योंकि वैसे भी कवि पियर माई का सीक्रेट लवर था। और इसके बाद अगला सीन था एक गिफ्ट सेंटर में जहाँ पर कवि गया हुआ था और वो पियर माई के लिए गिफ्ट लेने के बारे में सोच रहा था। दरअसल वो जो दिन था वो सीक्रेट बॉडी वाले गेम का आखिरी दिन था और उस दिन सबने अपना अपना सीक्रेट बॉडी रिवील कर देना था। और इसलिए कवि चाहता था कि जब वो वहाँ पर जाए तो वो पियर माई के लिए एक तोहफा लेकर जाए। और उसी दौरान कवि की नज़र वहाँ पर रखे हुए एक क्रिस्टल बॉल पे पड़ी और वो बॉल उसे काफ़ी अच्छा लगा और उसने उसी को एक गिफ्ट के तौर पे खरीदने का सोचा क्योंकि वो कम पैसे में बहुत ही खूबसूरत तोहफा था। और इसके बाद कवि उस गिफ्ट को लेकर मीटिंग रूम की ओर चल पड़ा जहाँ पर उसके सभी क्लास मेंबर इकट्ठे हुए थे। लेकिन तभी उस दौरान हमने देखा कि कवि से कोई लड़का टकराया और उसका गिफ्ट नीचे गिरकर टूट गया। और इसके बाद कवि ने उस टूटे हुए गिफ्ट को उठाया और टूटे हुए गिफ्ट को लेकर वो मीटिंग रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वो मीटिंग रूम के अंदर नहीं गया क्योंकि उसके पास गिफ्ट नहीं था पियर माई को देने के लिए और जो था वो टूट चुका था। और तभी हमने देखा कि वहाँ पर सबने पूछा कि पियर माई का सीक्रेट बडी कौन है। तो इस पर पीसेंग ने कहा मैं हूँ। और ये सुनने के बाद कवि ने हैरान होते हुए उसकी ओर देखा और वो सोच रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि असल में पियर माई का जो सीक्रेट बडी था वो तो कवि था। और यहीं से कवि ने पीसेंग को नापसंद करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि पीसेंग कवि और पियर माई के बीच आ गया था। और इसके बाद सीन आया फिर से वापस जहाँ पर कवि कह रहा था कि मैं इन सब चीज़ों से गुजर ही रहा था। उसी दौरान मेरे पापा की भी डेथ हो गई, वो भी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। और इसके बाद कवि ऑनलाइन गिफ्ट सर्च करने लगा क्योंकि उसने पियर माई की शादी में जाना था और उसे गिफ्ट भी तो देना था। लेकिन जो वहाँ पर गिफ्ट शो हो रहे थे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और वो जो गिफ्ट थे वो कवि के बजट के बाहर थे। तभी उसे याद आया कि उसके पास वो क्रिस्टल बॉल है जो उसने खरीदा था पियर माई को देने के लिए आज से 12 साल पहले। और इसके बाद कवि ने उस क्रिस्टल बॉल को निकाला लेकिन वो टूटा हुआ था। तो कवि उस क्रिस्टल बॉल को लेकर दुकानदार के पास गया और उसने दुकानदार से कहा क्या ये सही किया जा सकता है। तो इस पर दुकानदार ने कहा कि अब इसके सही होने का कोई चांस नहीं है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन कवि कह रहा था कि प्लीज़ आप कोशिश करिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और उस दौरान वहाँ पर एक अंकल खड़े थे जो कवि और दुकानदार की सारी बातें सुन रहे थे।
और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि कवि अकेले बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अब आगे उसको क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर वो अंकल गए और उन अंकल ने कवि से कहा कि तुम चाहो तो मैं इसे सही कर सकता हूँ। और उन्होंने कवि से कहा कि तुम मुझे अपना एड्रेस लिख कर दे दो, इसे सही करने के बाद मैं वहाँ पर तुम्हें पार्सल कर दूँगा। और कवि इस बात पे मान गया। और इसके बाद अगला सीन था एक पार्टी में, जहाँ पर कवि गया हुआ था और उसके साथ कवि के दोस्त भी गए हुए थे। और उस दौरान उसके सभी दोस्त पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कवि वहाँ पर अकेला था जो कि वहाँ पर खुश नहीं था और ना ही वो पार्टी एंजॉय कर रहा था। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि कवि पार्टी से घर की ओर वापस जा रहा था। तभी उस दौरान वो रास्ते में सोच रहा था कि जैसा मैंने अपना लाइफ इमेजिन किया था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा, और जिसके साथ मैंने इमेजिन किया था कि अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा वो भी अब मेरे साथ नहीं है। और इसके बाद कवि अपने घर के बाहर पहुंचा और उसने देखा कि वहां पर एक पार्सल रखा हुआ था। तो उसने उस पार्सल को उठाया और अंदर ले गया, और अंदर जाकर उसने उस पार्सल को खोला तो देखा कि जो उसका क्रिस्टल बॉल था अब वो सही हो चुका था। और इसके बाद कवि ने उस क्रिस्टल बॉल को घुमाकर देखा और वो क्रिस्टल बॉल एक्टिवेट हुआ। तभी कुछ ऐसा हुआ कि कवि आज से 12 साल पीछे पहुंच गया, मतलब वहीं पहुंच गया जहां उसने उस क्रिस्टल बॉल को पहली बार देखा था और उसने उस क्रिस्टल बॉल को खरीदा था। और यहीं ये पार्ट ख़त्म हुआ।